हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के इंजीनियरिंग में बेसिक सब्जेक्ट्स में सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा जिसका नाम है इंजीनियरिंग फिजिक्स और जिसका कोड है BT 201। एक्चुअली ये वीडियो हम एक जस्ट इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं आपको कि ये जो आपको सब्जेक्ट है फिजिक्स के बारे में तो हम सब जानते हैं, 12th तक हमने पढ़ा हुआ है, बट इंजीनियरिंग में हम उसको क्यों लेकर आए, ये सब्जेक्ट क्यों हमको आते से फर्स्ट ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया, इसका हम आपको रीज़न बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखें कि आपको इसका कोड याद होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जनरली कोड में बहुत गलती करते हैं और कोड चूंकि एक से होते हैं तो पहले नंबर कोड याद रखें कि इसका कोड है BT 201। अब बात आती है फिजिक्स की। तो फिजिक्स के बारे में मैं आपसे क्या बताऊं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी 12th में बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं और बहुत छोटी क्लासेस से हमने फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी इंजीनियरिंग में आके क्या स्पेसिफिकेशन लेना है हमें इसका। तो बात आती है फिर ऐसे कि हमने जो फिजिक्स अभी तक पढ़ी जनरली, वो फिजिक्स कहीं ना कहीं ऐसी थी कि जिसमें हमें सब कुछ दिखाई देता था जनरली। जैसे पार्टिकल है, अगर मैक्रोस्कोपिक है, बड़ी साइज में है, अगर कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, बड़ी है, हम देख पा रहे हैं, मूव कर रही है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, हमें सब चीज़ें कैलकुलेट करना बड़ा आसान होता है। लेकिन जब वही बॉडी माइक्रोस्कोपिक हो जाए, यानी इतनी छोटी हो जाए जिसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते, जिसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, उस समय उसके बारे में मैं आपसे कहूँ कि उसकी वेलोसिटी निकालो, उसका एक्सेलरेशन निकालो, उसकी एनर्जी फाइंड आउट करो, तो फिर वो चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो बस बेसिकली देखा जाए तो हमने जो आज तक फिजिक्स पढ़ी है उसको हमें एक शब्द में समेटूं मैं तो उसको बोल सकती हूँ कि हमने वो क्लासिकल फिजिक्स पढ़ी है, जिसको हमने ओरिजिनेट कहाँ से किया था, न्यूटन से। हमारी जब शुरुआत हुई थी तो हमने न्यूटन्स के लॉज पढ़े, इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े, लेकिन जब हम इंजीनियरिंग में आते हैं तो ये फिजिक्स जो कि स्टार्ट किससे हो रही है, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है क्वांटम मैकेनिक्स, ये स्टार्ट होती है बच्चों माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स से। और माइक्रोस्कोपिक है इसलिए थोड़ा तो दिक्कत है, लेकिन एक लाइन हम सब ने रटी होगी कि एवरी बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी पार्टिकल्स एंड एवरी पार्टिकल इज मेड अप ऑफ मैनी एटम्स। तो हमारी अब कहना चाहिए जो गाड़ी है वो पार्टिकल से कहाँ पहुंच गई है, एटम तक। और अगर हम एटम तक जाते हैं तो एटम के बारे में सारे बड़ा अच्छे से जानते हैं, बोर का मॉडल, जिसमें ये न्यूक्लियस होता था जहाँ प्रोटॉन होते थे, न्यूट्रॉन होते थे, और यहाँ होता था इलेक्ट्रॉन। तो इनके बारे में तो हम कहना चाहिए, इनका इंट्रोडक्शन तो हमको है, बट अगर हम इनको एक एक को कॉन्सेंट्रेट करके कुछ डिवाइसेस बना सके तो वो सारी चीजें जो है वो आपकी किस में आती हैं कहना चाहिए। मैं पूरी यूनिट्स का अगर एक में बोलूं, सारा माइक्रोस्कोपिक है, सारा कुछ ऐसा है जो हमको नजर नहीं आ रहा है, फिर भी हमको पढ़ना है। तो स्टार्ट करूं सबसे पहले तो क्वांटम। अब क्वांटम की डेफिनेशन तो आपने 12th में वैसे बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको जनरल बताती हूँ। क्वांटम मतलब हाउ मच, कितना। यदि हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं, कितना मतलब 2 किलो 4 किलो, उसकी क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी है, और यदि हम उसको मेजर कर सकते हैं तो वो जनरली किस में आता है, क्वांटम। लेकिन किस फॉर्म में पढ़ना है, एटॉमिक फॉर्म में, जहां हमें किसके बारे में पढ़ना है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में पढ़ना है। हमने मैटर पढ़ा, मैटर यानी कि जो कई पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, लेकिन पार्टिकल जो होता है उस पार्टिकल का नेचर कैसा होता है, तो सबने ड्वेल नेचर पढ़ा होगा, डी ब्रोगली प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ये सब आपने 12th में पढ़ा होगा। आपने हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा। तो कहना चाहिए क्वांटम की रीढ़ की हड्डी है ये दोनों चीजें। क्या, एक तो हो गया ड्वेल नेचर कि वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका किस में आएगा, क्वांटम में। तो आप स्पेशली मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके आगे यदि मैं आती हूँ वेव ऑप्टिक्स पे, तो वेव ऑप्टिक्स में आप लोगों ने इंटरफेरेंस तक तो शायद 12th में पढ़ा हुआ है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, बाकी रिफ्रैक्शन पढ़ा है, रिफ्लेक्शन पढ़ा है, डिफ्रैक्शन पढ़ा है, पोलराइजेशन पढ़ा है। लेकिन यहाँ जो हमारा कहना चाहिए एम्फेसिस है वो 2 फिनोमिना पे है, एक है इंटरफेरेंस और एक है आपका डिफ्रैक्शन। इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे हम उसको टेक्नोलॉजी में यूज में ला
सकते हैं। और फिर जो तीसरा है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसके बारे में तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। पी एन डायोड, सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, टाइप ऑफ मेटल, सेमीकंडक्टर क्या है, पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है, कैसे जोड़ दिया डायोड बन गया, ट्रांजिस्टर्स कैसे बन गए। फिर इनका यूज शुरू होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग मतलब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब कैसे हम इनको यूज करते हुए डिवाइसेस बना सकते हैं। तो हमने कैसे जीना डायोड बनाया, जीना डायोड को हमने एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम में लिया। आज हम जितनी भी डिवाइसेस देख रहे हैं, हमारे हाथ में मोबाइल के बिना तो हमारा दिन शुरू नहीं होता, और यदि उसमें सब में अगर कोई चीज लगती है तो वो क्या है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से सॉलिड स्टेट फिजिक्स से आप वाकिफ हैं, बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। सोलर सेल भी आपने पढ़ा हुआ है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये यूनिट आपसे भी कोई फेमिलियर यूनिट है, ठीक है ना। फोर्थ यूनिट में आते हैं लेजर एंड फाइबर ऑप्टिक्स पे। तो लेजर के बारे में, लेजर तो हमने सबसे पहले तो टॉर्च ही देखी। जनरली जो टॉकीजेस में बच्चे जो कुछ न्यूसेंस क्रिएट करते हैं पीछे से, तो वो टॉर्च जो स्क्रीन पे रेड कलर का डॉट आता है, लेजर। लेजर हमने मॉल में भी देखी है। आप लोग हमेशा अपना आपको शॉपिंग करने जाते हैं, बिलिंग होती है बारकोड रीडर के में, आपने वो रेड कलर की लाइट आती देखी होगी। लेजर हमने कहाँ नहीं देखा, जो लोग भोपाल में रहते हैं उन्होंने तो भोपाल में लेजर शो भी देखा होगा, कितना शानदार होता है। तो लेजर की भी वो उस लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इंटेंस है, मोनोक्रोमेटिक है, डाइवर्स नहीं होती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो इवन नासा तक अगर हम यूज कर रहे हैं तो लेजर लाइट को कर रहे हैं, तो छोटे से लेके बड़े तक भी टेक्नोलॉजी में हम यूज कर रहे हैं, तो किसको कर रहे हैं, लेजर लाइट को। दूसरा वो टॉपिक है उसका फाइबर ऑप्टिक्स। तो फाइबर ऑप्टिक्स कौन नहीं जानता, आज जितना भी कहना चाहिए ट्रांसमिशन है सारा फाइबर ऑप्टिक्स पे बेस्ड है। कॉपर वायरिंग बहुत हद तक क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो फाइबर तक भी टेक्नोलॉजी में हम यूज कर रहे हैं, तो किसको कर रहे हैं, लेजर लाइट को। दूसरा वो टॉपिक है उसका फाइबर ऑप्टिक्स। तो फाइबर ऑप्टिक्स कौन नहीं जानता, आज जितना भी कहना चाहिए ट्रांसमिशन है सारा फाइबर ऑप्टिक्स पे बेस्ड है। कॉपर वायरिंग बहुत हद तक क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो फाइबर ऑप्टिक्स भी आप डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आती है आपकी फिफ्थ यूनिट, वो है क्या, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसमें ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के बारे में आप पढ़ेंगे। इसको भी मैं थोड़ा सा फेमिलियर बनाती हूँ आपको। आप लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला होगा, गॉस लॉ पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा होगा। ऐसे तो कुछ वेल नोन टॉपिक हैं जो आपने पढ़े होंगे। तो इस तरीके से एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको मैंने 5 यूनिट्स का दे दिया। तो डरने की जरूरत नहीं है, आप ही का सब्जेक्ट है। इस टेक्नोलॉजी को हमें अपनाना है, इनोवेशन के लिए यूज करना है, और एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल इंजीनियर अपने आप को प्रूव करना है। नाउ इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हमारा जो इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट है ये क्या स्कीम फॉलो करता है अकॉर्डिंग टू द आरजीपीवी सिलेबस। आरजीपीवी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे की सारी ब्रांचेस में 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, नॉन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट एंड इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट। सो जो नॉन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका जो क्रेडिट होता है वो ओनली थ्योरी के बेसिस पर होता है, वहाँ पर प्रैक्टिकल क्लासेस की कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती है, प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं होती है। लेकिन जो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस होती है, उतने ही मार्किंग वहाँ पर मैटर करती है। और हमारा जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग फिजिक्स BT 201 ये एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल क्लासेस भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। क्योंकि जैसा कि मैम ने आपको एक्सप्लेन किया ही है कि इंजीनियरिंग का होल सोल पूरा डेवलपमेंट डिपेंड करता है किस पर, फिजिक्स पर। तो फिजिक्स की प्रैक्टिकल क्लासेस ना होने पर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो सकती है। सो यहाँ पर आरजीपीवी करिकुलम के अकॉर्डिंग जो इंजीनियरिंग फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है इसको 150 नंबर दिए गए हैं, 150 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। इस मार्क्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 100 मार्क्स जो है वो थ्योरी क्लासेस के लिए दिए गए हैं, थ्योरी के एवोल्यूशन के लिए दिए गए हैं, आपके थ्योरी क्लासेस के एग्जाम के बेसिस पर एवोल्यूशन के लिए दिए गए हैं। जबकि जो 50 मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल्स के लिए दिए गए हैं। प्रैक्टिकल में आप कैसा परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिकल क्लासेस किस तरह से कंडक्ट होंगी, उसके आधार पर ये 50 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फर्दर ये 100 मार्क्स 2 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, 100 मार्क्स, 70 मार्क्स एंड 30 मार्क्स। सो ये जो 70 मार्क्स होते हैं ये आपको मिलते हैं आफ्टर द एंड टर्म एग्जामिनेशन, यानी कि आप आरजीपीवी का जो फाइनल एग्जामिनेशन होता है सेमेस्टर के एंड में, उसका जो क्वेश्चन पेपर आता है उसके आधार पर ये 70 मार्क्स गेन करते हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट 30 मार्क्स हैं वो आपको मिलते हैं सेशनल मार्क्स के आधार पर। सेशनल मार्क्स यानी कि आपकी क्लास परफॉर्मेंस, मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, असाइनमेंट, ट्यूटोरियल्स में आप कैसा परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द सेमेस्टर, उसके आधार पर ये 30 मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जो प्रैक्टिकल के 50 मार्क्स हैं वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 30 एंड 20। जो 30 मार्क्स हैं वो जो है वो प्रैक्टिकल वाइवा के लिए अलॉटेड हैं। जो एंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल वाइवा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है उसके आधार पर ये 30 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। लेकिन ये जो 20 मार्क्स हैं ये आपका प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस पर बेस्ड होते हैं। इन्हें टर्म वर्क के मार्क कहा जाता है, यानी कि लेबोरेटरी लेक्चर्स में आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपका क्लास में बिहेवियर कैसा है, आपका प्रैक्टिकल को लेकर अप्रोच कैसा है, आपकी नॉलेज कितनी है, आपकी एनालिटिकल अप्रोचेस कितनी है, आप प्रैक्टिकल को कैसे डील करते हो, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, उसके आधार पर जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं ड्यूरिंग द सेमेस्टर वो आपको इस 20 मार्क्स पर आधार प्रोड्यूस करती हैं, इस 20 मार्क्स को एक तरह से डिफाइन करती हैं। तो मैं होलसेल आपको को डिवाइड करने की कोशिश करूं इस 150 मार्क्स को, तो एक अदर तरह का क्लासिफिकेशन ये हो सकता है कि 70 + 30 जो है वो आपका एंड सेमेस्टर के ड्यूरेशन में आपको मिलता है प्रैक्टिकल और थ्योरी RGPV फाइनल एग्जामिनेशन के आधार पर। लेकिन दूसरा जो 30 + 20 ये आपको कहलाते हैं होलसेल सेशनल मार्क्स, जो आपका सेमेस्टर में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आप क्लास में कैसा बिहेव करते हैं, आप प्रैक्टिकल में कैसा परफॉर्म करते हैं, आपका कितना इन्वॉल्वमेंट है ड्यूरिंग द सब्जेक्ट, आपका वो पूरा उस 50 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये 30 + 20 50 मार्क्स जो हैं ये आपके ग्रेड्स को भी डिफाइन करते हैं और आपको अच्छी रैंकिंग बनाने में हेल्प करते हैं। अगर आपने ड्यूरिंग द क्लास बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आपके अटेंडेंस बहुत रेगुलर हैं और आपने अपने सब्जेक्ट के नॉलेज को बाकायदा टीचर से शेयर और समझा है तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप इस सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड करें तो बहुत ध्यान लगा कर करें, क्योंकि एक तो इंजीनियरिंग फिजिक्स जैसा कि मैडम ने बताया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके टेक्निकल एजुकेशन का, जिसको आप नकार नहीं सकते। इसके आधार पर ही आपको सभी काम करने हैं, इंजीनियरिंग का बेस यही है। और दूसरा इसका जो 150 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपके फर्स्ट ईयर के ग्रेड्स को बहुत अफेक्ट करता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा इंजीनियरिंग फिजिक्स की स्कीम किस तरह से काम करती है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में फिजिक्स का इंट्रोडक्शन जाना कि फिजिक्स में कौन कौन से यूनिट्स आपको पढ़नी है और कैसे रिलेट कर रही हैं वो, और सेकंड वीडियो में आपने देखा कि क्या स्कीम होती है RGPV में, किस तरह का एग्जामिनेशन में आपको किस तरह की मार्किंग मिलेगी, किस तरह के आपको इंटरनल मार्क्स मिलेंगे, इन चीज़ों के बारे में जाना। नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी ब्रांचेस आप सेलेक्ट करके आए हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग करने, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, EX हो, CS हो, कोई भी ब्रांच हो, तो वो कैसे रिलेट कर रही है और क्यों हमें फिजिक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है इन सब के लिए। क्योंकि सबकी ब्रांच अलग है तो सबके दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि जब हमने EC लिया है, CS लिया है, तो हम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, ये सबके दिमाग में आता। तो उस चीज़ को बताने के लिए यहाँ पर मैंने ब्रांचेस लिखी हैं कि किस सेमेस्टर में आपको कौन से पार्ट में आपको फिजिक्स का पोर्शन मिलेगा, और मैं यहाँ रिलेट करके बताऊँगी आपको कि फिजिक्स क्यों ज़रूरी है इन सब के लिए। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो फिजिक्स पढ़ना है वो आपको EC, CSIT, साइबर, AIML, CSBS, मैकेनिकल, सिविल, इन ब्रांचेस में आपके पास फिजिक्स रहेगा। और जब आप सेकेंड सेमेस्टर में आते हैं तो सेकेंड सेमेस्टर में आपके पास CS और EX में आपके पास आपका फिजिक्स रहेगा। नाउ जब हम सिविल की बात करते हैं कि भाई सिविल इंजीनियर आ गया है तो फिजिक्स का क्या यूज़ है यहाँ पर, तो यहाँ पर फिजिक्स के लोग बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बिना इनके आप कोई भी चीज़ को डिज़ाइन या कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। हर कैलकुलेशन के लिए ये पार्ट बहुत ज़रूरी होता है फिजिक्स का, क्योंकि यहाँ पर आप फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, आप यहाँ पर पढ़ेंगे इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा कर्ल, डाइवर्जेंस जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आएगा, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। जब भी कैलकुलेशंस होंगी इनके बारे में जानेंगे तो आप फोर्सेस को डिस्क्राइब कर पाएंगे और कंस्ट्रक्शन डिज़ाइनिंग के लिए हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। इसी तरह से अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो मैकेनिकल में हर सब्जेक्ट आपका जो रहेगा वो फिजिक्स से ही रिलेट करेगा,
क्योंकि मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स ये आपके सब्जेक्ट इसमें रहेंगे जो फिजिक्स से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप चाहे कोई भी इंजन बना लें, चाहे वो आपका एयरक्राफ्ट का हो, वाटर का हो, या फिर आपके बाइसिकल का हो या कार का हो, है ना, या आप रोबोट भी बना रहे हैं, तो सभी चीज़ों में आपका फिजिक्स अप्लाई हो रहा है क्योंकि आप मैकेनिक्स कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को बना रहे हैं। तो ये पार्ट बहुत ज़रूरी होता है मैकेनिकल के लिए भी। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में आपके जो अप्लायंसेस होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, आप फाइबर ऑप्टिक्स, जैसा मैम ने बताया था यूनिट में कि फाइबर ऑप्टिक्स पढ़ना है, लेज़र पढ़ना है आपको, कम्युनिकेशन स्किल के लिए जो बहुत ज़रूरी है लेज़र हमारा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी, ये सब इन्वॉल्व है आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, है ना। जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कम से कम एक इंटरमीडिएट पार्ट पता होना ज़रूरी है। उसी तरह से अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में बहुत जानते हैं कि जो भी किस तरह से ट्रांजिस्टर को, बहुत सारे ट्रांजिस्टर डायोड्स को एक साथ यूज़ करा जा सकता है एक चिप में लगाकर। वो सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी आपको, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पार्ट से ही मिलेंगी जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हैं आपके। और कुछ आपका वेव ऑप्टिक्स से भी रिलेट करेगा, आपके क्वांटम फिजिक्स से भी ये रिलेट करेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको, ये सब इन्वॉल्व रहेगा आपके पास आपके ईसी में, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के अंदर। नाउ नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं कि भाई कंप्यूटर साइंस, बहुत ब्रांचेस हम लोग देखते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस मानी जाती है क्योंकि अभी बहुत चल रहा है कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जाना है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों चीज़ों का आना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी भी एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए आपको सर्किट की ज़रूरत पड़ती है, कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सब कहाँ से मिलेंगे आपको, इस फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से ही मिलेंगे। तो मैं अगर ऑल ओवर बात करूँ, चाहे मैं रेडार की बात करूँ, चाहे एंटीना की बात करूँ, चाहे आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात करूँ, ये सभी चीज़ें सब कुछ फिजिक्स से रिलेट कर रहा है और फिजिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों के लिए। और सारी ब्रांचेस की जो मदर है एक तरह से बोलूँ, वो कौन है, हमारी फिजिक्स ही है। तो आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं और इंजीनियर का काम होता है एक प्रोडक्ट को बनाना, और प्रोडक्ट कब अच्छा बनेगा, जब हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो। इसीलिए फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग के लिए। तो इसीलिए इसको रखा जाता है हमारे सब पहले फर्स्ट सेमेस्टर में, फिर सेकेंड सेमेस्टर में इसको पहले लिया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू।